नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 10th एक्सप्रेस से। देखिए, आज जो पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है उसका पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है YouTube के प्लेलिस्ट पे जो है डाल दिया गया, वहां से आप लोग जो है देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इसका पार्ट 3 जो कि पिछले क्लास में हम लोग जो है बताए थे, ये अगले वीडियो में आप लोग को जो है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो है स्वरूप पढ़ाया जाएगा। तो आज वही चीज आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखे भी हैं बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक, और इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। देखिए, बात आ रही है बिहार की, तो बिहार में जो है पंचायती राज व्यवस्था की बात करें या फिर कोई भी स्वशासन का बात करें, इसकी जड़ी जो है काफी पुरानी है, क्योंकि बिहार का इतिहास जो है गौरवपूर्ण रहा है। यहाँ पे हर एक चीज जो है पहले हुआ, अनेक प्रकार के महान पुरुषों की जो है जन्म यहीं पे हुई। और बिहार में अगर स्वशासन की बात करें तो इसका जड़ जो है काफी पुराना है। जैसे हम लोग बात करें लिच्छवी गणराज्य की, किसकी बात करें? लिच्छवी गणराज्य यानी कि गणतंत्र। तो ये जो है विश्व का प्राचीन गणराज्य था। ये जो है लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्राचीन गणराज्य था। बिहार में भी जो है वैशाली जिले में लिच्छवी गणराज्य था, जो खुद अपना जो है शासन व्यवस्था चलाता था। और ये जो है बिहार का ही नहीं, भारत का नहीं, बल्कि विश्व का प्राचीन गणराज्य में से एक है लिच्छवी गणराज्य, जो कि बिहार में ही है। और यहीं से पता लगा सकते हैं आप लोग कि बिहार कितना आगे था। देखिए, जब भी स्वशासन की बात आई है तो सर्वप्रथम उसमें जो है ग्राम की चर्चा हुई है, यानी कि जितने भी ग्रंथों में भी सभा की बात की गई है, बैठक की बात की गई है, और मैंने जो है बताया गया है कि सभी की जो है शासन स्टार्ट हुआ ग्राम से ही स्टार्ट हुआ। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी कहना है कि भारत की आत्मा जो है वो गाँवों में निवास करती है। भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गाँव में। तो यहाँ पे आप लोग को दे दिया जाएगा कि राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी हैं उनका क्या कहना है कि भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो गांवों में निवास करती है। गांवों में निवास करती है। तो कहने का मतलब महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी, उनका कहना है कि जो भारत का जो आत्मा है, भारत की जो आत्मा है वो कहाँ निवास करती है? तो गांव में। और बात हम लोग कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार में जो है स्वशासन की जड़ें जो है काफी पुरानी है। और यहाँ पे हम लोग बात किए लिच्छवी गणराज्य की। किसकी बात की हम लोग? लिच्छवी गणराज्य की। तो यहाँ पे जो है ये विश्व का प्राचीन गणराज्य था। यहाँ पे खुद का शासन व्यवस्था चलता था, जो कि बिहार का नहीं, भारत का नहीं, बल्कि पूरा विश्व में ये प्रसिद्ध था लिच्छवी गणराज्य, जो कि वैशाली जिले में था। तो यहाँ से आप लोग देखें बिहार के बारे में अनेक ग्रंथों में भी ये चर्चा की गई है कि सभाओं की चर्चा हुई है, और सबकी जड़ें जो है कहीं ना कहीं गांव से है। कहाँ से है? स्थानीय शासन का जड़ गांव से ही रिलेटेड है, गांव से ही निकला है शासन व्यवस्था। तो ये था बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक। फिर देखते हैं हम लोग पंचायती राज के बारे में। किसके बारे में देखते हैं हम लोग? पंचायती राज के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लें कि पंचायती राज व्यवस्था की जो है शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई। तो आप लोग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता के समिति के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई। तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ से शुरुआत हुई, किस जिले से? तो नागौर जिले से। और कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। और किसके अनुशंसा पे? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पे। और डेट आप लोग याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1959। और ये 2 अक्टूबर को आप लोग को पता भी होगा कि गांधी जयंती मनाते हैं हम लोग। गांधी जयंती कब है? तो 2 अक्टूबर को। और इसी दिन जो है 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था जो है का स्वरूप लाया जाता है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इसकी जो है शुरुआत की जाती है। तो चलिए हम लोग जो है पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आप लोग देखेंगे पंचायती राज की शुरुआत।
पंचायती राज की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, आप लोग जो है नाम याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति, समिति के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959, डेट कितना है आप लोग याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुआ, राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। वहीं अगला पॉइंट आप लोग देखें तो 73वां संविधान संशोधन, आप लोग बुक में भी देखेंगे, बुक से ही लिया गया है कि 73वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा पंचायती राज बना। तो 73वां संविधान संशोधन जो है 1991 के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है बना, स्वरूप बना। और वहीं अगला पॉइंट देखिए आप लोग, तो संविधान के अनुच्छेद 243, संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज अधिनियम की चर्चा है। तो संविधान के कितने अनुच्छेद में जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है चर्चा है, तो आप लोग याद रखेंगे 243। तो आप लोग याद रखेंगे संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज अधिनियम की जो है चर्चा है। तो पंचायती राज अधिनियम की चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 243 में इसकी चर्चा है। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि किस अनुसूची में जो है संविधान पंचायती राज व्यवस्था की जो है चर्चा है, तो संविधान के अनुच्छेद 243 में। अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया। तो कहने का मतलब संविधान के भाग जो है 9, संविधान के भाग जो है 9, उसमें जो है पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया, पंचायती राज अधिनियम को जो है संविधान के भाग 9 में सम्मिलित किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे पंचायती राज अधिनियम को किस भाग में, संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया, तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम को जो है सम्मिलित किया गया। वहीं अगला पॉइंट देखिए, पंचायती राज अधिनियम संविधान के 11वीं अनुसूची, पंचायती राज अधिनियम संविधान के 11वें अनुसूची में जोड़ा गया। कितना नंबर अनुसूची में जोड़ा गया, तो 11वें नंबर अनुसूची में जोड़ा गया। तो आप लोग याद रखेंगे कि पंचायती राज अधिनियम जो है संविधान के 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कितना नंबर अनुसूची में जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची में। तो आप लोग अभी देखें पंचायती राज के बारे में, किसके बारे में देखें, पंचायती राज के बारे में। और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो होती है 2 अक्टूबर 1959 को, कितना को होती है, 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। इसकी शुरुआत जो होती है भारत में राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप जो है कौन दिया था, बलवंत राय मेहता समिति, और इनके अनुशंसा पे ही जो है राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की जो है शुरुआत हुई। वहीं अगला पॉइंट देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन जो है 1991 के द्वारा पंचायती राज बना। 73वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा पंचायती राज बना। और अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग, संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज अधिनियम बना, पंचायती राज अधिनियम बना। और संविधान के भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया, और संविधान के भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम को जो है सम्मिलित किया गया। और अगला पॉइंट देखेंगे, पंचायती राज अधिनियम संविधान के 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इस पॉइंट को जो है आप लोग पंचायती राज का टॉपिक देके उसके बारे में जो लिख सकते हैं यहाँ तक। चलिए तो चलिए आगे का पॉइंट हम लोग जानते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में आगे का क्या पॉइंट रहेगा। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्वरूप दिया, त्रिस्तरीय स्वरूप दिया। और वो कौन कौन सा त्रिस्तरीय स्वरूप था, ये हम लोग जो है अभी जानने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो स्वरूप दिया वो ग्राम स्तर पे दिया। कौन से स्तर पे, ग्राम स्तर पे, यानी कि गांव लेवल पे दिया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पहला स्तर क्या दिया, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। वहीं दूसरा स्तर जो दिए उन्होंने प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। और तीसरा स्तर इन्होंने दिया जिला स्तर पर जिला परिषद, तीसरा जो दिया स्वरूप जिला स्तर पे जिला परिषद। तो चलिए हम लोग जानते हैं, पहला जो लिखते हैं यहाँ पे कि इन्होंने जो है ग्राम स्तर पे दिया। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। वहीं दूसरा का बात करें तो प्रखंड स्तर पर समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत
समिति। वहीं तीसरा का बात करें तो जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद। तो आप लोग यहाँ से देखिए कि कौन से त्रिस्तरीय स्वरूप थे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है इनके अनुशंसा पे त्रिस्तरीय स्वरूप दिया गया। तो पहला नंबर जो है ग्राम स्तर, ग्राम कहने का मतलब गांव स्तर पर जो है, गांव लेवल पे जो है ग्राम पंचायत रखा गया। ग्राम स्तर पे क्या रखा गया? ग्राम पंचायत। वहीं गांव से ऊपर जाए तो हम लोग प्रखंड का बात करें, और ये प्रखंड स्तर पे जो है पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पे किसकी व्यवस्था करवाएं? पंचायत समिति का। अब इससे भी जो है ऊपर जिला स्तर, तो जिला स्तर पे जो है जिला परिषद, जिला स्तर पे जो है जिला परिषद। तो आप लोग देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय ढांचा जो है का सुझाव दिया। पहला जो है ग्राम स्तर पर, गांव लेवल पे जो है ग्राम पंचायत। वहीं दूसरा देखेंगे प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। और तीसरा देखेंगे आप लोग जिला स्तर पर जिला परिषद। तीसरा क्या है? जिला स्तर पे जिला परिषद। देखिए इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग को जो है बारी बारी पढ़ना है, फिर हम लोग जो है आगे का पॉइंट सब जानेंगे। तो फिलहाल हम लोग जो है इन तीनों के बारे में पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो को मिटाते हैं और पहला के बारे में हम लोग जो है जो मिटाते हैं, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। तो यहाँ आप लोग देखिए कि ग्राम पंचायत का गठन कितनी की आबादी पे होती है। तो आप लोग आइडिया लगाइए, एक ग्राम पंचायत की जो है गठन होता है औसतन 7000 की आबादी पे होता है। कितनी आबादी पे होती है? 7000 की आबादी पे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 7000 की आबादी पे, 7000 की आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन होता है, ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो आप लोग याद रखेंगे 7000 की आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। और वहीं बात करें तो एक ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत में 15 से 16 वार्ड, 15 से 16 वार्ड होते हैं। और अगला पॉइंट में बात करें हम लोग तो एक ग्राम पंचायत में जो है, ये ग्राम वो केजी वाला नहीं है, यानी कि वेट वाला नहीं है, ये ग्राम यानी कि गांव, यानी कि एक गांव पंचायत में, गांव पंचायत उतना परफेक्ट नहीं है, यानी कि एक ग्राम पंचायत में 15 से 16 वार्ड होते हैं। एक ग्राम पंचायत में 15 से 16 वार्ड होते हैं। और देखिए एक वार्ड जो है, एक वार्ड का निर्माण गठन कब होता है? और एक वार्ड में, एक वार्ड 500 की आबादी पे, 500 की आबादी पर गठित होता है। तो कहने का मतलब एक वार्ड का जो है गठन, एक वार्ड का गठन जो है कितनी की आबादी पे होती है? तो 500 की आबादी पे। तो आप लोग पहला पॉइंट क्या जाने कि 7000 की आबादी पे ग्राम पंचायत का गठन होता है। वहीं दूसरा पॉइंट देखें, एक ग्राम पंचायत में 15 से 16 वार्ड होते हैं और एक वार्ड 500 की आबादी पे जो है गठित होती है, यानी कि एक जो वार्ड रहेगा वो 500 की आबादी पे होगा। एक वार्ड कितने की आबादी पे होगा? 500 की आबादी पे। और एक ग्राम पंचायत जो है कितनी की आबादी पे होगा? तो ये 7000 की आबादी पे होगा। और एक ग्राम पंचायत में जो है 15 से 16 वार्ड होंगे। कितने होंगे? 15 से 16 वार्ड होंगे। देखिए अब ग्राम पंचायत में जो है सेवा के लिए राज्य सरकार की ओर से जो है एक सेवा नियुक्त भी नियुक्ति की जाती है। सेवा नियुक्त की भी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। और देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत का जो है प्रमुख, ग्राम पंचायत का प्रमुख जो होता है ये मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुखिया। तो आप लोग याद रखेंगे ग्राम पंचायत का प्रमुख जो होता है वो मुखिया होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्राम पंचायत
का प्रमुख, ग्राम पंचायत का प्रमुख, ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया होता है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, 2006 ग्राम पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को, किसको? महिलाओं को ग्राम पंचायत में जो है 50% जो है आरक्षण दिया गया है। 50% क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, ग्राम पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दिया गया है। तो आप लोग इस ग्राम पंचायत में क्या समझे? तो देखिए, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होगा वो मुखिया होगा। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होगा? मुखिया होगा। और औसतन 7,000 की आबादी पे एक ग्राम पंचायत का गठन होगा। एक ग्राम पंचायत में 15 से 16 वार्ड होंगे और इसमें जो है एक वार्ड जो बनेगा वो 500 की आबादी पे बनाया जाता है। एक वार्ड कितने आबादी पे बनाया जाता है? 500 की आबादी पे। और इसमें देखेंगे अगला पॉइंट क्या, 2006 पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को जो है इसमें 50% आरक्षण दिया गया है। कितना प्रतिशत दिया गया है? 50% जो है महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ तक आप लोग जो है कंप्लीट करेंगे। फिर इसका जो है हम लोग अंग जानते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग इसका जो है अंग जानते हैं। तो देखिए, ग्राम पंचायतों की प्रमुख अंग, ग्राम पंचायतों की प्रमुख अंग, तो कौन कौन से इसका अंग है ग्राम पंचायत का? कौन कौन से इसका अंग है ग्राम पंचायत का? तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत के कौन कौन से प्रमुख अंग है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो अंग है ग्राम सभा, पहला जो अंग है ग्राम सभा। वही दूसरा अंग का बात करें तो मुखिया, दूसरा अंग का बात करें तो मुखिया। और तीसरा अंग का बात करें हम लोग तो ग्राम रक्षा दल, ग्राम रक्षा दल, या इसको दलपति या दलपति। वही चौथा का बात करें हम लोग तो पहला ग्राम सभा, दूसरा मुखिया, तीसरा ग्राम रक्षा दल और चौथा जो हो जाएगा ग्राम कचहरी हो जाएगा, ग्राम कचहरी। तो आप लोग यहां से नोट करेंगे कि ग्राम पंचायतों की प्रमुख अंग, ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग। तो यहाँ पे देखेंगे ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग में पहला बात करेंगे हम लोग ग्राम सभा का, फिर दूसरा जो है मुखिया, तीसरा ग्राम रक्षा दल या दलपति और चौथा जो है ग्राम कचहरी। चौथा क्या है? ग्राम कचहरी। तो ये है ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग और इनके बारे में भी हम लोग जो है बारी बारी से क्रम के अनुसार जो है पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग जो पढ़ेंगे ग्राम सभा के बारे में कि ग्राम सभा होता क्या है, समझे आप लोग? तो ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग में हम लोग जानेंगे पहला ग्राम सभा के बारे में। ठीक है, इसको मिटाते हैं और लिखते हैं ग्राम सभा। तो देखिए पहला जो अंग हम लोग देखते हैं ग्राम सभा के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? ग्राम सभा के बारे में। तो ग्राम सभा यानी कि व्यवस्थापिका सभा, ग्राम सभा यानी कि व्यवस्थापिका सभा। इसमें जो है जितने भी ग्रामीण क्षेत्र होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी वयस्क आते होंगे जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष हो गए होंगे, वे सभी इनके जो है सदस्य होंगे, वे सभी इनके जो है सदस्य होंगे। हम लोग ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग और पहला अंग जो हम लोग देखते हैं ग्राम सभा के बारे में। किसके बारे में देखते हैं हम लोग? ग्राम सभा। देखिए नाम से यह स्पष्ट होगा कि ग्राम सभा, इनमें जो है 18 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी स्त्री हो पुरुष हो वे सभी जो इनके सदस्य होंगे। और ये जो है पंचायत का व्यवस्थापिका सभा है, ये पंचायत का क्या है? व्यवस्थापिका सभा है। और इनके सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? तो गांव के जितने भी जो हैं जो 18 साल प्लस हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सभी इनके क्या होंगे? सदस्य होंगे। और ग्राम सभा की बैठक जो है वर्ष में कम से कम 4 बार करानी होगी। और इसकी जो है अध्यक्षता कौन करेगा? तो मुखिया करेगा। ग्राम सभा की जो है बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो मुखिया करेगा। तो मुखिया का काम है बैठक बुलाना और इसकी अध्यक्षता करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्राम सभा के बारे में।
तो देखिए पहला जो पॉइंट है, यह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। यह पंचायत की जो है व्यवस्थापिका सभा है। तो ग्राम पंचायत की जो है ग्राम सभा व्यवस्थापिका सभा है। व्यवस्थापिका कहने का मतलब ये जो है विधायिका है, यानी कि ये इसमें जो है गांव में क्या क्या विकास किए जाए इनके लिए जो है कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे। वही जो है इनके जो है सदस्य कौन कौन होंगे, तो ग्राम क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क, ग्राम क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क, वो स्त्री या पुरुष हो, मेल या फीमेल हो, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हो, यानी कि 18 प्लस हो, वे सभी जो है ग्राम सभा के सदस्य होंगे। वे सभी किनके सदस्य होंगे, ग्राम सभा के सदस्य होंगे। दूसरा पॉइंट आप लोग देखिए कि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम जो है 4 बार होगी, और ग्राम सभा की बैठक जो है कम से कम वर्ष में जो है 4 बार होंगी। और मुखिया जो है ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा, मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा और इसकी जो है अध्यक्षता करेगा। मुखिया का काम है जो है ग्राम सभा की बैठक बुलाना और इसकी अध्यक्षता करना, और इसकी जो है अध्यक्षता करना। तो कहने का मतलब जो है ग्राम सभा का बैठक जो है वर्ष में 4 बार कम से कम करवानी है, और ये बैठक कौन करवाएगा, तो मुखिया इसकी बैठक बुलाएगा और इसका जो मेन अध्यक्ष होगा मुखिया ही होगा। और ग्राम सभा जो है ये पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ये पंचायत की क्या है, व्यवस्थापिका सभा है। और इसमें जो है 18 प्लस जितने भी ग्राम क्षेत्र में निवास करने वाले स्त्री हो या पुरुष हो, सभी इसके सदस्य होंगे, सभी इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। तो आप लोग जो है ग्राम सभा के बारे में यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए अभी हम लोग देखें ग्राम सभा के बारे में, पंचायत के प्रमुख अंग के बारे में हम लोग देखें। और पहला अंग देखें हम लोग ग्राम सभा के बारे में। पहला अंग किसके बारे में देखें हम लोग, ग्राम सभा के बारे में। अब जो दूसरा अंग का बात करेंगे हम लोग मुखिया के बारे में। दूसरा अंग का बात करेंगे हम लोग मुखिया के बारे में। देखिए मुखिया को तो आप लोग गांव घर में रहते होंगे, हम लोग भी गांव घर में रहते हैं, तो मुखिया को कौन नहीं पहचानता है। मुखिया का सबका बोलबाला है, और गांव में जो है एक मुखिया को आप लोग जो है जरूर जानते होंगे। देखिए कहने का मतलब ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं, ग्राम पंचायत का जो मेन होता है वो मुखिया होता है। ग्राम पंचायत में जो गांव का जो मेन होता है, प्रमुख होता है, वो मुखिया होता है। और मुखिया का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों के लिए होता है। आप लोग सुने होंगे जब मुखिया का चुनाव होता है तो कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए। 5 वर्ष के बाद पुनः जो है दूसरा उम्मीदवार जो है चुनाव में खड़ा होता है। और ग्रामवासी जो है जितने होते हैं, जैसे 7,000 की आबादी पे आप लोग को बताया कि ग्राम सभा की गठन होती है, तो वो सभी जाके अपना मत डालते हैं। और जो जिनके पक्ष में ज्यादा मत होता है उनको जो है उस उम्मीदवार को जो है मुखिया घोषित कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है मुखिया जो बनता है लोग 5 वर्षों के लिए बनता है। मुखिया जो बनता है 5 वर्षों के लिए बनता है, यानी कि कहने का मतलब 5 साल तक जो है वो कार्यकाल करेगा, उसका कार्यकाल रहेगा। और 5 साल तक जो है गांव का विकास करेगा, वो चाहे विकास करे या फिर जो उसका मन में आए सो करे। अब देखिए हम लोग जो है मुखिया या उप मुखिया, एक मुखिया होता है, दूसरा क्या होता है, उप मुखिया को पद से जो है स्वयं हट सकते हैं या फिर हटाए जा सकते हैं। देखिए यदि 5 साल के अंतर्गत वो अच्छे काम किए, गांव का भलाई के बारे में सोचे, तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन वो भलाई का काम नहीं करके सिर्फ अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं, तो उनको जो है स्वयं पद से वो हट भी सकते हैं, या फिर हम लोग भी जो है उसको हटा सकते हैं। मुखिया को जो है अविश्वास जो है पत्र, त्याग पत्र जो है मुखिया कहाँ देगा, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देगा। और क्या करेगा, ग्राम पंचायत के सदस्य जो होंगे 2 तिहाई कहने का मतलब 2 तिहाई, इन 3 में से 2 व्यक्ति जो है मुखिया के विरुद्ध बोलना होगा, मत देना होगा, और मुखिया के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित कर उसे पद से हटा दिया जाएगा। देखिए 5 साल के अंतर्गत ये जरूरी नहीं कि मुखिया जो है विकास का कार्य करे, गांव को आगे बढ़ाने का काम करे, इस बीच में जो है अपना पॉकेट भरने का भी काम करता है। जैसे कि अधिकतर मुखिया को जो है रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो है काम आता है, वो वहाँ पे जो है मजदूरों को काम न देकर जेसीबी से खुदाई करवाएगा, है कि नहीं, बड़े बड़े उपकरणों से कार्य कराएगा, यानी कि मजदूरों को काम न देके अपने सारा का सारा जो है फंड जेब में रख लेता है। जैसे कि बहुत ज्यादा पीएम आवास योजना मिलता है लोगों को, उसमें क्या होता है, इसमें भी घपला कर देता है मुखिया लोग। क्या सबको दिलवा तो देता है, लेकिन जब जैसे ही खाते में पैसा आता है, सिर्फ हमारे अपने गाँव का बारे में बात कर दे, जैसे खाता में आता है तो बैंक के आगे खड़ा रहता है और वहां पे जो है 2,000-4,000 रुपया जो है उसको कमीशन देना पड़ता है मुखिया, जबकि ये सब जो है फ्री है, उसके लिए अलग से उसका फंड मिलता है। लेकिन नहीं, गांव का विकास ये क्या करेगा, ये तो जनता को लूटने का कार्य करता है। जैसे शौचालय की पैसा मिलती थी तो उसमें जो है पैसा आता था तो 2,000-4,000 उसमें से भी जो है उसको देना पड़ता था। कहने का मतलब मुखिया जो है अलग से भी अपना जेब भरने का कार्य करता था। तो ये सब विरोध
ये सब जो है हम लोग उसका विरोध करेंगे और 2/3 मत से जो है मुखिया को उसके पद से हटा सकते हैं। लेकिन पब्लिक के पास उतना टाइम ही कहाँ है, वो तो सिर्फ 2,000 दे के निकल जाएंगे और मुखिया का जेब जो है भरते रहेगा, किसी एक को तो आवाज उठाना ही होगा। हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस में अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो है प्रतिस्पर्धा के बारे में ही पढ़ना है और जन संघर्ष के बारे में ही पढ़ना है कि कैसे आवाज उठाया गया, अनेक राज्यों में अनेक जो है कार्यक्रम चलाए गए। तो हम लोग को भी जो है मुखिया के प्रति, अगर मुखिया गलत कर रहा है, हमारे गांव में विकास नहीं कर रहा है, तो उसके विरुद्ध जो है क्या करना है, कार्रवाई करना है और उसके विरुद्ध जो है हम लोग को अविश्वास प्रस्ताव को जो है पारित करना है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे मुखिया का जो है गांव से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के समय जो है अपना चुनाव प्रचार में बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन वो वादा जो है पूर्ति नहीं होती है। बोलते हैं कि रोड बनवा देंगे, यहाँ तक कि वो उस रोड से फिर दोबारा आते ही नहीं है उस रोड पे। लेकिन नहीं, जो जनता की समस्या सुन पाए, बोलेंगे नाला बनवा देंगे, नाला भी नहीं बनता है। नल जल योजना लगवा देंगे, लोग जो है पानी के लिए तरस जाते हैं, लेकिन मुखिया को कोई फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इनको जिताएंगे तो हम लोग का जो है शासन अच्छा होगा, हम लोग का जो है कहीं ना कहीं विकास होगा। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ एकदम खत्म हो जाता है। तो ये 5 साल के अंतर्गत में दिक्कत हो रही है। तो जितने भी जो है सदस्य हैं पंचायत समिति के, वो 2/3 मत से जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुखिया को उसके पद से हटा सकते। तो ये था मुखिया के बारे में। आपको यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट जो है मुखिया के बारे में लिख लेंगे। चलिए अगला जो देखते हैं हम लोग ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग में तीसरा अंग का बात करेंगे हम लोग ग्राम कचहरी के बारे में। तीसरा अंग का बात करेंगे हम लोग ग्राम कचहरी के बारे में। देखिए ग्राम कचहरी जो है ग्राम पंचायत की अदालत है। ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत की जो है अदालत है, जिसे न्यायिक कार्य दिए गए हैं, यानी कि न्याय करने का कार्य जो है ग्राम कचहरी को दिया गया है। ग्राम कचहरी को जो है न्याय करने का कार्य दिया गया है। वहीं दूसरा पॉइंट देखेंगे तो एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी की स्थापना की जाती है। एक ग्राम पंचायत में जो है एक ग्राम कचहरी की स्थापना की जाती है और एक ग्राम में प्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचित सरपंच होते हैं तथा इसमें प्रत्येक 500 की आबादी के हिसाब से एक पंच होते हैं। तो 500 की आबादी पे जो है एक पंच होते हैं और प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सरपंच होते हैं। वही अगला पॉइंट देखेंगे तो इसका भी कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों के लिए होता है। इसका भी जो चुनाव होता है सरपंच का, उसका भी जो है 5 वर्षों के लिए हम लोग जो है चुनाव करते हैं। और अगला पॉइंट देखेंगे कि ग्राम कचहरी का प्रधान जो है सरपंच होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्राम कचहरी का प्रधान जो है कौन होता है। तो बहुत से स्टूडेंट जो है गलत टिक कर लेते हैं, मुखिया टिक कर लेते हैं। तो मुखिया जो है ग्राम पंचायत का प्रमुख है और वहीं जो है ग्राम कचहरी का प्रधान पूछा जाएगा आप लोग से, तो आप लोग बताओगे सरपंच है। क्या है? सरपंच है। तो आप लोग याद रखेंगे ग्राम कचहरी का प्रधान जो है सरपंच होता है। देखिए यह जो है दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों की सुनवाई कर सकता है और अधिकतम से अधिकतम जो है 10,000 तक की सुनवाई कर सकता है। 10,000 तक के मामलों की सुनवाई ये जो है ग्राम कचहरी कर सकता है। कहने का मतलब छोटे मोटे चोरी हो गया, मारपीट हो गया गांव घर में, तो कैसे देखते हैं कि ग्राम पंचायत जो है एक बरगद के पेड़ के नीचे जो है वहां पे स्थापित की जाती है और सारा गाँव वासी वहां पे जो है इकट्ठे होते हैं और वहीं पे जो है न्याय व्यवस्था चलाए जाते हैं और मैक्सिमम जो है 10,000 तक जो है इसकी सुनवाई कर सकते हैं। वहां पे 10,000 तक का जो है कार्रवाई कर सकते हैं। समझे आप लोग? तो दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामले की सुनवाई वहां पे की जाती है ग्राम कचहरी में। तो आप लोग फिर से इस पॉइंट्स को दोहराएंगे कि पहला जो पॉइंट है यह ग्राम पंचायत की अदालत है। यह ग्राम पंचायत की अदालत है। कहने का मतलब ग्राम कचहरी जो है ग्राम पंचायत की अदालत है। कहने का मतलब अदालत आप लोग जानते होंगे जहाँ पे जो है न्यायिक कार्य किए जाते हैं और ये भी जो है न्यायिक कार्य करते हैं, न्याय का कार्य करते हैं। कौन करते हैं? ग्राम कचहरी। अगला पॉइंट देखेंगे एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी स्थापित की जाती है और एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी स्थापित की जाती है और उसमें जो है प्रत्यक्ष जो है निर्वाचित एक सरपंच होते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सरपंच होते हैं तथा इसमें 500 की आबादी पे तथा इसमें जो है 500 की आबादी पर के हिसाब से एक पंच होते हैं। इसमें जो है 500 की आबादी पे जो है एक पंच होते हैं, किसमें? ग्राम कचहरी में। अगला जो देखेंगे इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। और फिर देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ग्राम कचहरी का जो प्रधान है वो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है और ये जो है दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों की सुनवाई कर सकता है और ग्राम कचहरी कम से कम जो है अधिक से अधिक जो है 10,000 की सुनवाई कर सकता है। देखिए यहाँ पे बिहार सरकार की ओर से जो है न्याय मित्र भी भेजा जाता है। न्याय
मित्र और सचिव दोनों भेजा जाता है, जो इनको जो है न्यायिक कार्य करने में मदद करता है। ये जो है बिहार सरकार के द्वारा भेजा जाता है ग्राम कचहरी में न्यायिक मित्र। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। लोग ग्राम पंचायत की प्रमुख अंग में चौथा अंग और ये लास्ट अंग भी है ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल, देखिए रक्षा दल से आप लोग को अनुभव हो भी गया होगा कि ये जो ऐसी व्यवस्था होगी जिसपे जो है गांव का शांति और रक्षा का उत्तरदायित्व होगा। गांव का शांति और सुरक्षा का जो है उत्तरदायित्व होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये जो है गांव की पुलिस व्यवस्था है। तो गांव की पुलिस व्यवस्था जिसे क्या बोलते हैं, ग्राम रक्षा दल कहते हैं। और इसमें जो है 18 से 30 वर्ष के आयु वाले युवक शामिल हो सकते हैं। जितने भी 18 से 30 वर्ष के युवक हैं वे सभी जो है ग्राम रक्षा दल में जो है शामिल हो सकते हैं। फिर अगला पॉइंट देखेंगे, सुरक्षा दल का एक नेता होता है जिसे दलपति कहते हैं। और ये सुरक्षा दल का जो है एक नेता होता है जिसे क्या कहते हैं, दलपति कहते हैं। वहीं बात करें तो इसके ऊपर गांव की रक्षा और शांति का उत्तरदायित्व रहता है। और इसके ऊपर जो है गांव की रक्षा और शांति का उत्तरदायित्व रहता है। तो आप लोग समझे यहाँ पे, क्या समझे आप लोग कि ग्राम रक्षा दल, चौथा जो है अंग क्या है ग्राम पंचायत का, ग्राम रक्षा दल। और ये ग्राम रक्षा दल जो है ग्राम सभा की जो है गांव की है पुलिस व्यवस्था है। ग्राम सभा की जो है पुलिस व्यवस्था है। और इसमें जो है 18 से 30 वर्ष के आयु वाले जितने भी युवक हैं वो शामिल हो सकते हैं। और सुरक्षा दल का एक नेता होता है जिसे दलपति कहते हैं। और इसके ऊपर गांव की रक्षा और शांति का उत्तरदायित्व रहता है। तो यहाँ से लास्ट पॉइंट भी आप लोग जो है अपने अपने कॉपी में ऐड कर लेंगे। फिर इसका हम लोग जो है एक और एक्स्ट्रा जो है सचिव है, एक जो है एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ लेते हैं सचिव के बारे में। इसको भी क्यों छोड़े, ये आपके बुक में नहीं दिया गया है। सचिव, देखिए सचिव क्या होता है, तो ये बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार यानी कि या फिर जो भी राज्य सरकार होंगे, या फिर जो भी जो है राज्य सरकार होंगी, तो राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, नियुक्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये जितने भी राज्य सरकार हैं और उनके द्वारा जो है सचिव नियुक्त होते हैं। और इनका कार्य होता है, इनका कार्य क्या होता है, तो देखिए पंचायत और राज्य के बीच कड़ी का कार्य होता है। कड़ी यानी कि सेतु। कहने का मतलब पंचायत और राज्य के बीच जो है यह कड़ी का कार्य करते हैं। और इनको जो है बिहार सरकार अपॉइंट करता है, यानी कि जितने भी राज्य हैं के सरकारें हैं इनको जो है पंचायत में जाके भेजते हैं। और इनका कार्य होता है पंचायत और राज्य के बीच जो है कड़ी का कार्य करना, सेतु का कार्य करना। कहने का मतलब पंचायत की जितनी समस्या है वो राज्य सरकार की ओर पहुंचाना, समझे। और जितना राज्य सरकार का नियम कानून राज्य सरकार बना रहा है उसको जो है पंचायत में लागू करवाना। वही बात करें हम लोग तो सचिव का कार्य क्या है, तो गांव का बजट तैयार करना, गांव का बजट तैयार करना। और जो है मुखिया का हेल्प करना, जो प्रधान होते हैं मेन होते हैं उनका जो है हेल्प करना, ये सचिव का कार्य होता है। तो आप लोग जो है ये एक्स्ट्रा में याद रखेंगे अंग में, ठीक है। ग्राम पंचायत का लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य, ये जो है लास्ट पॉइंट रहेगा ग्राम पंचायत के। उसके बाद जो है हम लोग प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य, ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य। तो देखिए पहला जो कार्य है पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। कि पंचायत क्षेत्र में जो है विकास, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए जो है वार्षिक योजना, वर्ष भर में जो है जितने भी योजनाएं हैं उसका जो है वार्षिक बजट जो है तैयार करना, कि कितना जो है किस फंड में जो है खर्च करना है, कि सड़क बनाने में कितना पैसा खर्च होगा, हाट बनाने में कितना खर्च होगा, जैसे कि बड़ा बड़ा पार्क भी बनता है गांव घर में उसका कितना जो है खर्च होगा। तो यही सब का वार्षिक जो है बजट तैयार करना। वही जो है दूसरा देखेंगे प्राकृतिक आपदा में सहायता करने का कार्य। देखिए प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब नेचुरल, जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप आ गया, इस समय जो है क्षति होगा लोगों का घर, तो उसमें जो है सामान्य कार्य करेंगे, यानी कि सहायता करने का कार्य करेंगे। जैसे कि
बाढ़ आ जाएगा, बूढ़ी गंडक में उफान आएगा, वहां पे बाढ़ आ जाएगा तो बगल में क्या होगा, पूरा जल मग्न हो जाएगा। तो वहां पे जो है बांध को मजबूती करने का कार्य किसका है, तो पंचायत समिति का है। जो क्षेत्र में बांध आएंगे उसको जो है एकदम मजबूती से बनाए रखेंगे। यदि लोगों को जो है मुसीबत हो रही है, घरों में पानी जा रहा है, तो उनको भी दूर करने का कार्य किनका है, पंचायत समिति का है। और लोगों का हेल्प करना प्राकृतिक आपदा के समय जो है, क्योंकि बिहार में ज़्यादा जो है बाढ़ की समस्या आती है, तो बाढ़ से रिलेटेड जितने भी प्राकृतिक आपदा होंगे उनकी में जो है सहायता करने का कार्य कौन करेगा, पंचायत समिति, इसका यही कार्य होगा। अगला जो देखेंगे, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना कहने का मतलब जो है, जैसे कि गांव घर में जो है कितना लोग जो है सरकारी चीज़ों पे जो है क्या करते हैं, अधिक्रमण कर लेते हैं। वहाँ पे जो है अपना घर बना लेते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं, और उस चीज़ को जो है बहुत दिनों तक जो है रखते हैं, जिससे सरकार जो है अपना वहाँ पे जो व्यवस्था नहीं चला पाता है। जैसे सरकारी भवन पे भी जो है कभी कभी क्या होता है, अतिक्रमण हो जाता है। जैसे कि आप लोग सरकारी स्कूल में देखे होंगे तो कितना लोग जो है गेस्ट को सुलाने के लिए वहाँ पे अतिक्रमण कर लेता है कि नहीं। अगल बगल में कुछ होता है तो सरकारी स्कूल को बंद करवा लेते हैं, या फिर पंचायत भवन पे जो है निजी स्वार्थ हेतु कार्य करते हैं, यानी वो सब अतिक्रमण में ही आया। अगला तो देखेंगे, स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना। जितने भी स्वैच्छिक है, जो स्वेच्छा के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, उनको जो है एक संगठित करना, और सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग करना। और सामुदायिक कार्य जो होंगे, जितने भी समाज कल्याण के कार्य होंगे, उसमें जो है स्वेच्छा पूर्वक जो है कार्य करना। वहीं जो है हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं, ग्राम पंचायत की शक्तियां। तो क्या क्या शक्तियां हैं और किन सब चीजों से इनकी जो है आय की प्राप्ति होती है। आय आप लोग समझते होंगे, यानी कि धन की जो है प्राप्ति होती है। तो पहला देखिए, संपत्ति अर्जित करने और धारण करने और इसके निपटने तथा इसकी संविदा करने की जो है शक्ति इसके पास है। पंचायत समिति के पास जो है संपत्ति अर्जन करने की जो है अर्जन करने की जो है शक्ति होती है। इसको जो है धारण करने, निपटने की, ये सब जो है शक्ति होती है। वहीं देखेंगे, इसका आय का मेन स्रोत जो है करारोपण, यानी कि जितने भी जो है कर हैं, यानी कि वार्षिक कर, जैसे जल पे हो गया, नल जल योजना होगा, उस पर जो है हम लोग को थोड़ा बहुत कर देना पड़ता है, नहीं के बराबर ही। स्वच्छता कर, जैसे कि साफ सफाई होंगी तो उन पे भी जो है हम लोग से कर लिया जाएगा, जिससे इनका जो है आय का ये स्रोत है। वही जो है मेलों की बात करें या हाटों का बात करें में प्रबंध कर, उनका जो है प्रबंध कराएंगे तो उनके बदले जो है कुछ पैसा कर के रूप में लेंगे। फिर वाहन के निबंधन का जो है कर फीस लेंगे। और व्यावसायिक, जो पंचायत क्षेत्र में व्यावसायिक क्षेत्र व्यावसायिक होंगे, उन सभी से भी जो है ये कर लेंगे, और यही सब इनका जो है आय का मेन साधन है। फिर देखिए, वित्तीय अनुदान भी इनको मिलता है। वित्तीय अनुदान, देखिए अनुदान कहने का मतलब बिहार सरकार या फिर किसी भी राज्य सरकार के द्वारा जो है जिस राज्य के बारे में हो, यहाँ पे तो हम लोग मेनली बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा जो है कुछ फंड दिया जाता है कि, और मुखिया ये सब जो है पंचायत ग्राम पंचायत के सदस्य जो होते हैं वो अनुरोध करते हैं राज्य सरकार से, और राज्य सरकार जो है वित्तीय अनुदान देते हैं, जिसके तहत जो है ये अपने गाँव में, अपने पंचायतों में बड़े लेवल पे जो है विकास कार्य करते हैं। वित्तीय अनुदान, यहाँ पे फंड मिलता है, पैसा मिलता है, ये राज्य सरकार की ओर से। तो ये भी इनका जो है आय का मेन स्रोत है। तो यहाँ से ये लास्ट टॉपिक आप लोग जो है, लास्ट पॉइंट आप लोग अपने अपने कॉपी में ऐड कर लेंगे। आप लोग को इस चैप्टर का जो पार्ट 3 वीडियो है ये कैसा लगा, और हम लोग जो यहाँ पे पढ़े थे ग्राम पंचायत के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे, ग्राम पंचायत के बारे में। और ग्राम पंचायत के बारे में बारी बारी से जो है सारा पॉइंट्स हम लोग पढ़ लिए हैं। तो शुरू किए थे हम लोग बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप, और पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप जो है त्रिस्तरीय था, और इसका शुरुआत जो होता है राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। तो आप लोग शुरू से फिर से वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग उतार लिए। कैसा लगा आप लोग को वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।